सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अभय सिंह और आज हम लोग आज का जो द हिंदू था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज 16 मार्च 2024 है, तो आज की डेट से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो डेट है वो 16 मार्च है। तो आज के दिन में ऐसा क्या रिलेवेंट और क्या इंपॉर्टेंट है उससे शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन की रेलेवेंस कोविड के बाद से और बढ़ जाती है, क्योंकि कोविड के टाइम में आप सभी को पता ही था वैक्सीन की कैसे मारामारी हो रही थी। तो उस वजह से इस चीज़ वैक्सीन की इम्पोर्टेंस, तो आज के दिन का जो नेशनल वैक्सीनेशन डे था, इसका जो थीम था वो था वैक्सीन वर्क्स फॉर एवरीवन। तो आज का जो थीम था नेशनल वैक्सीनेशन डे का, वो थीम यही था, वैक्सीन वर्क्स फॉर एवरीवन। तो आज की चलिए अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस पर आते हैं। तो जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन आज की है द हिंदू की, वो ये है, व्हाई हैज़ एसबीआई नॉट डिस्क्लोज कोड्स ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो व्हाट इज दिस कोड, सो व्हाट आर दीज कोड्स। जैसे आपने ये न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो दिमाग में आती वो ये है कि ये कोड्स क्या है, व्हाट आर दीज कोड्स। तो ये कोड्स ये है कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर दिया रहता था या इम्प्रिंट रहता था, बट ये जो है हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखता था। एक स्पेशल लाइट इफेक्ट में जाने पर ही ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर दिखता था। तो अभी कोर्ट ने ये कहा है कि जो एसबीआई ने लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो जो डेटा अपने वेबसाइट पर डाला है उसमें ये कोड्स मिसिंग है। ये कोड्स वही हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि आप सारे के सारे कोड्स के साथ में जो डेटा है वो रिवील करिए। जिस कोड्स के साथ जब डेटा रिवील होगा तो उससे ये चीज़ बहुत आसानी से मैच की जा सकती है कि जो उस पर्टिकुलर बॉन्ड पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड दिया गया था और उस पार्टी और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको वो दिया होगा उसने वो बॉन्ड इनकैश करा होगा, तो उससे उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को और ज़्यादा चेक किया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ जो है, ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। और वैसे अगर देखा जाए तो इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी ही न्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि ये जो जजमेंट था ये कब आया था। तो ये जजमेंट जो डिलीवर किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, वो डिलीवर किया गया था 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, और जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं। 5 जज बेंच थी, यूनैनिमस जजमेंट था, 5 के 5 लोगों का एक ही ओपिनियन था। तो ये यूनैनिमस जजमेंट दिया गया था। और टोटल जो है इस पूरे केस पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। इस पूरे न्यूज़ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ, तो हमको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एसबीआई ने कहा था कि उसके पास से 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 के बीच में 22,217 यानी 22,217 बॉन्ड्स वर परचेज्ड, एंड आउट ऑफ दोज 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर रिडीम्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो एसबीआई ने इशू किए थे या बेचे थे अलग अलग कंपनीज को। उसमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो अभी तक रिडीम करवाए जा चुके हैं। और ये जो डेटा है ये है अप्रैल 1, 2019 से लेकर के फरवरी 15, 2024 तक को। तो ये फरवरी 15, 2024 की डेट आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसी दिन जजमेंट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के। और ये 5 जज बेंच थी, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो चलिए अब इसके एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स पे चलते हैं, किसके और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स पे चलते हैं। और इसका इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, अभी बहुत सारी न्यूज़ आती भी रहेंगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये न्यूज़ चलेगी। तो हमें कभी भी इस न्यूज़ को छोड़ना नहीं है, हमें इस न्यूज़ को हमेशा पकड़ के रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आ सकती है। तो आज की न्यूज़ में सिर्फ इस कोड्स वाले सेक्शन में हमें अपने आप को रोक के रखना है। इस कोड्स का मतलब क्या था, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे दिया रहता था, वो जो डेटा है गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जो डेटा है वो कोर्ट्स के साथ में पब्लिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो दूसरी न्यूज़ जो अभी के लिए है वो ये है
कि जो हमारे दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स बने थे, उन्होंने जो है फॉर्मली ऑफिशियली चार्ज जो है वो होल्ड कर लिया है, उन्होंने टेक ओवर किया है। और इन दो लोगों का नाम क्या था, जो हमारे दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर कुमार सिंह संधू। इन्होंने ही दो नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चार्ज जो है वो लिया है। और ये इन लोगों का चार्ज लेना इतना ज़्यादा रेलेवेंट क्यों हो जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इलेक्शन कमिश्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिसेज एक्ट 2023। तो ये एक्ट, जो पर्टिकुलर एक्ट था, इस एक्ट को गवर्नमेंट ने 2023 में पास किया था। और इस पर्टिकुलर एक्ट को पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, उस पर्टिकुलर एक्ट को पास करने की जो ज़रूरत पड़ी थी वो ये थी कि पिछले साल 2023 में मार्च में एक जजमेंट आया था, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी की बात की गई थी, उस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था। तो उस चीज़ को सुपरसीड करने के लिए गवर्नमेंट ने 2023 दिसंबर में ये रूल्स पास किए थे। तो अभी जो दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है वो इस नए लॉ के अकॉर्डेंस में हुआ है, इसलिए इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दे रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दे रखा है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो बेसिकली आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है, एंड इट इज़ गिवन इन द पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और रिलेवेंट हो जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 324 से 329 तक, और किस पार्ट में दिया गया है, देन दैट इज पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ ये कि जो नए रूल्स गवर्नमेंट ने 2023 में फ्रेम किए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये जो दो नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनके अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो 324 से 329 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, जो कि पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब जो अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है, उस पर आते हैं। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के लिए है वो ये है, तो तीसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। तो तीसरे, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स थे गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स करा चुकी है, और इसी को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुआ था इन रूल्स के इम्प्लीकेशन पे या कहिए इन्फोर्समेंट पे स्टे लगाने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है इसके लिए जो है पिटिशन हियर करने की जो डेट डिसाइड की है वो मार्च 19 की है। तो यानी मार्च 19 को इस पिटिशन पे हियरिंग होगी, और वो पिटिशन जो थी वो स्टे लगाने के लिए थी इन रूल्स पे, सीए के जो रूल्स आए थे। ठीक है, तो चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए, आप लोग बहुत सारी न्यूज़ ये देख रहे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ न्यूज़ जो है ये पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ये इनका इतना ज़्यादा कुछ रेलेवेंस है नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हम इन सब चीज़ों को स्किप करते चल रहे हैं, जो हम सिर्फ वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या जो करंट सिनेरियो में जो थोड़ा सा रेलेवेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। ये सब अभी इलेक्शन वगैरह का टाइम है, तो ये सब टॉपिक्स इसलिए ज़्यादा इनको डिटेल में न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, बट हम अभी इस चीज़ को एकदम अच्छे से कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ हैं, बाकी इनका कोई रिलेवेंस एज सच है नहीं। तो अगली जो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कहिए कि जो अगली दो न्यूज़ हैं उन पर आते हैं। पहली न्यूज़ तो जो ये पेज 3 पे डील की गई है वो ये है कि इंडिया स्ट्रांगली रिबफ्स यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ सीए, कॉल्स इट मिस इन्फॉर्म्ड। तो अभी जैसे जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट जो सीए के रूल्स थे इनको इम्प्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट आया था, उसी सेम डे यूएस ने कहा था कि वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर रूल्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन को यूएस गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है।
तो इस स्टेप को, यूएस के इस स्टेप को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांगली रिबफ किया है। मतलब कि गवर्नमेंट ने अपना एक क्लियर स्टैंड रखा है कि हमें ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि हमारे इंटरनल पॉलिसी मेकिंग की कोई भी चीज़ अगर होती है तो उस पर यूएस जैसी कंट्री या कोई भी अदर कंट्री उस पर क्वेश्चन करे, या उसमें हमारे जो जैसा काम काज करने का तरीका है उस पर क्वेश्चन करे। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो है लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो आज अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तुरंत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एमसीसी क्या हुआ, यानी कि एमसीसी हुआ आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके बारे में हम डीप में तब पढ़ेंगे जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो हो जाएगा, तब हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एकदम डीप में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आज शायद अनाउंस हो जाए, और उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगली जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ पर आते हैं, और वो न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ प्रोबिंग अडानी ग्रुप और पोटेंशियल ब्राइबरी सेज रिपोर्ट। सो लेट्स रीड दिस, कि ये न्यूज़ जो है वो छोटी सी न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो बेसिक चीज़ कही गई वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को थोड़ा सा वाइडन कर दिया है टू चेक कि जो ये अडानी ग्रुप पे पोटेंशियल ब्राइबरी के ऐसे एक्विजिशंस थे या जो भी चीज़ें थी एक्विजिशंस थे उन पे जो है यूएस ने कहा है कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन थोड़ा वाइडली कंडक्ट करेंगे। तो ये न्यूज़ हो गया। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, इसलिए भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अडानी का एक टाइम पे आप लोग देख रहे थे ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, सेकंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद से फिर हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद से लगातार क्रैकडाउन चल ही रहा है वन आफ्टर अनदर। तो उसी क्रैकडाउन्स के ही लिस्ट में एक उसका कॉन्टिन्यूएशन ये है कि यूएस ने बोला है कि वो अब बहुत ज़्यादा वाइडली इस चीज़ को चेक करेगा, या अब जो ब्राइबरी के इन पे एक्विजिशंस लग रहे थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब इस न्यूज़ की तरफ आते हैं हम लोग। ये आप लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को हमें एकदम नहीं भूलना है। पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हमें बस कुछ कुछ चीज़ें देखनी है जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए सिर्फ देख रहे हैं। तो उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ किया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है एक पर्टिकुलर कंपनी है जो सबसे बड़ी डोनर रही है इन पूरे उस चीज़ में। वो है कौन सी कंपनी? वो है फ्यूचर ग्रुप एंड सर्विसेज पीआर। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए यानी कि 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और पॉलिटिकल पार्टीज को ये अमाउंट इन्होंने डोनेट किया। तो सबसे बड़ी कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे वो कौन थी? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर। ठीक है, इन्होंने खरीदे कितने के? 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि जो सबसे बड़ी कंपनी थी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा और अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सी कंपनी किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और डिफरेंट पार्टीज़ को? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर। इन्होंने 1368 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन किया है। प्लीज़ आप लोग ये नंबर ध्यान में रखिएगा, 1368 करोड़। इसीलिए मैं इस नंबर को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नंबर क्या हो गया? 1368 करोड़। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह आता है इस पूरे न्यूज़ में, वो ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी थी वो कौन थी? तो सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी पार्टी थी इस पूरे इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इन सब चीज़ों में, वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा जो ये फंडिंग मिली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है अराउंड 6000 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, तो आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। इस न्यूज़ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सारी कंपनीज़ का नाम नहीं याद करना है, किस कंपनी ने कितने पैसे दिए थे ये नहीं याद करना है। जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो रेलेवेंट है, जो बन सकता है इस पर्टिकुलर
पीस ऑफ न्यूज़ से वो सिर्फ इतना है कि सबसे बड़ी कंपनी कौन थी जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, तो कंपनी का नाम हो गया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR, और अमाउंट हो गया 1368 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं आगे की न्यूज़ आइटम्स की तरफ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते समय इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल हेडलाइंस हैं जो हम लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है, थोड़ा बहुत क्या हमको इनको याद ही रखना है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ये है, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल एल रामदास पासेस अवे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिसेंट में आपको 4-5 पर्सनैलिटी के नाम दे दिया, फिर उसमें से एक नेवी चीफ एडमिरल एल रामदास जी का भी नाम हो सकता है। तो ये आप चीज़ आपको याद रखनी है कि एल रामदास जी कौन थे, तो ये फॉर्मल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूज़ जो हमारे लिए है वो है कि इंडियन रेलवेज़ ने जो है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स को डेवलप करने का फैसला किया। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होंगे, इनको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स होंगे, ये एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जो एस्पिरेशनल सिटी में जो 10 लाख के ऊपर के पॉपुलेशन वाले शहर होंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स को डेवलप करने का सोच रही है, या मतलब गवर्नमेंट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को डेवलप करेगी उन एस्पिरेशनल सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इसमें, कौन कौन सी। पहली तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट कहाँ पे डेवलप करने का सोच रही है, तो ये एस्पिरेशनल सिटीज़ जो हैं उनमें डेवलप होंगे, और वो भी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। और ये होगा किस चीज़ का, ये होगा पार्ट विकसित भारत इनिशिएटिव का हिस्सा होगा ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स का जो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। अब एक और न्यूज़ हेडलाइन जो है ये डिफेंस से जुड़ी हुई हेडलाइन है, तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए कि राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स नेवी स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। तो बस इसमें बस आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, कहिए 3 चीज़ें। तो पहली चीज़ आपकी हो गई कि किसने इनॉग्रेशन किया है, तो इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। ये कौन है, ये हमारे कंट्री के ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री मिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड नेवीज स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर्स किसका है, तो ये नेवी का है, किसने इनॉग्रेट किया था, राजनाथ सिंह जी ने, और कहाँ पे ये है, न्यू दिल्ली में। 3 चीज़ें ये आप इसमें ध्यान रखने वाली हैं, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है एकदम अच्छे से। तो चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। तो अब ये जो है, अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में MOUs और ये जो अलग अलग एग्रीमेंट साइन होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये न्यूज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक 22,890 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किस लिए, मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ 25 डोनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट।
तो जो ये 2890 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट ने गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट इनसे मिड लाइफ अपग्रेड कराएगी। किस चीज़ का? 25 डॉनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट का। ठीक है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किसके साथ साइन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, तो HAL के साथ में। किस चीज़ के लिए? मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ 25 डॉनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और इस एग्रीमेंट की वैल्यू कितनी है? 2890 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और एक जो और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ट्राई से रिलेटेड है। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? दिस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई ने क्या किया है कि ट्राई एक इम्पॉर्टेंट कहिए एक रूल लेकर के आई है, कहिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक नया नियम बनाया है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक इंसान सपोज करिए कि वो जियो का सिम यूज़ कर रहा था, फिर उसके सिम में कोई दिक्कत आ गई थी या सिम उसका खो गया था, तो उसने एक नया सिम इशू करवाया, सेम कंपनी का जियो का ही उसने एक सिम इशू करवाया, तो वो 7 दिन के अंदर, यानी सिम को री इशू करवाने के 7 दिन के अंदर वो सिम को पोर्ट नहीं करवा सकता है किसी दूसरी कंपनी में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जियो का सिम था, सपोज करिए मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है, मैंने जियो का 11 तारीख को मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैंने 12 तारीख को जियो का नया सिम इशू करवाया, तो मैं 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक किसी और कंपनी में जियो का सिम पोर्ट नहीं करवा सकता हूँ। ये न्यूज़ सिर्फ इतना कह रही है। तो इसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है? तो ट्राई है, और जो पीरियड दिया गया है, जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 7 दिन का है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग इसके साथ बढ़ेंगे। तो आज के एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के एडिटोरियल में जो पहला हेडलाइन है, इट्स रश पुतिन इन द रशियन इलेक्शन। तो पहला जो न्यूज़ कवर किया गया है एडिटोरियल में वो रशिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको लेकर के किया गया। तो रशिया में अभी इलेक्शंस 3 दिन तक होने हैं, मार्च 15, 16 एंड 17। तो इस न्यूज़ को हम अच्छे से डील तब करेंगे जब एक बार इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके रिजल्ट जब आ जाएंगे, तब इस न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली हम एक बार में पूरा डील करेंगे। पर तब तक के लिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें से जो पहली चीज़ ये है कि जो रशिया में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, ये 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। कब? जब USSR का हुआ था, डिसोल्यूशन हुआ था 1991 में, तब से ये 8th प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं। और इसमें पुतिन जो है वो 5th टाइम जो है कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार इलेक्शंस में। तो पुतिन जो है वो ऑलरेडी 2000 में पहली बार इलेक्ट हुए थे, फिर 2004 में दूसरी बार, फिर 12 में तीसरी बार, और फिर 8 से 12 के टाइम पे वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उस टाइम पे रशिया में एक रूल था कि आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। तो पुतिन के 2 टर्म हो चुके थे 2008 तक, तो फिर 2008 से 12 तक ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रशिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे। तो अभी क्या है कि ये फिर से इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए थे रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही। पुतिन ने उस रूल के आने के बाद से ऐसा हो गया था कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा लगातार प्रेसिडेंट रह सकता है रशिया का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। वो फैक्ट यही है कि पुतिन ने ही इस रूल को चेंज किया था कि जो कॉन्टिन्यूटी थी कि 2 टर्म से ज़्यादा आप लगातार होल्ड नहीं कर सकते, तो इस रूल को पुतिन ने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो अभी पुतिन के अलावा कोई वहाँ पे है नहीं, और कोई चेहरा दिख नहीं रहा है रशिया में इलेक्शंस में। और जो 3 चेहरे और दिख भी रहे हैं वो सब के सब रशिया में व्लादिमीर पुतिन के क्लोज ही हैं। तो इस इलेक्शन के ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि इलेक्शंस हो क्यों रहे हैं जब पुतिन को ही प्रेसिडेंट रहना है, जब कुछ गवर्नेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज नहीं आने वाला है। तो इन सब इलेक्शन, ये सब मतलब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? तो ये सब चीज़ें एक अलग पॉइंट ऑफ डिबेट है, डिस्कशन है, जिन पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिबेट्स का कोई अंत नहीं होता है। बस उसमें हम और डीप डाउन चले जाते हैं, तो उससे हमारा कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो हमको बस इतना ही याद रखना है कि रशिया में इलेक्शंस हो रहे हैं 15, 16, 17
मार्च को इलेक्शंस होने हैं। इसमें इसके बारे में डीप में ज़्यादा हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 17 मार्च दैट इज़ टुमारो, तो ये कल इलेक्शंस ये जब कंक्लूड हो जाएंगे देन विल हैव अ कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस कि रशिया में जो भी इलेक्शंस हुआ है इसका जो जो इम्पैक्ट हुआ है। तब तक के लिए बस आप लोग कुछ चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। पुतिन जो है वो 5 बार ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2000 से वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करें, 2008 से 12 के बीच में वो प्रेसिडेंट नहीं थे जब वो प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। और उसके पीछे का भी रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहिए एक ऐसा रूल था कि कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा या 2 बार लगातार ही पोस्ट होल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट की। 2 बार के बाद उसे एक टर्म का ब्रेक लेना पड़ेगा। तो जब वो ब्रेक वाला टर्म था इसी टाइम पे 2008 से 12 के बीच में जो है वो पुतिन प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व किए थे। फिर उन्होंने 2012 से 18 के बीच में एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, फिर 18 से 24, तो अभी वो सर्व कर रहे हैं, 24 से 30 भी वही सर्व करेंगे। तो अगर इस बाकी की जो न्यूज़ हैं एडिटोरियल के पेज पे जैसे ये हो गया, तो ये न्यूज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है। एडिटोरियल पेज पे भी हमारे लिए सारी न्यूज़ जो होते हैं, सारे न्यूज़ आइटम्स होते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। जो कुछ कुछ न्यूज़ आइटम्स होते हैं वही रेलेवेंट होते हैं एडिटोरियल पेज पे ही। जैसे पूरे न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज की अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैसे पूरे एडिटोरियल पेज में सारे न्यूज़ पीसेस की इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं होती। कुछ न्यूज़ पीसेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो आर्टिकल है जो नेक्स्ट पेज पे एडिटोरियल के सेकंड पेज पे दिया गया था, हम लोग उस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेंट पैट, आप लोग ये न्यूज़ के हेडलाइन में देख ही पा रहे होंगे कि इस न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो है लुकिंग टू द फ्यूचर ऑन सेंट पैट्रिक्स डे। तो सेंट पैट्रिक्स डे हो के बारे में पहले जान लेते हैं कि सेंट पैट्रिक्स डे है क्या। तो सेंट पैट्रिक्स डे जो है ये इंडिया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं उनको मार्क करने के लिए जो होता है ना उसको कहते हैं सेंट पैट्रिक्स डे। तो दिस ईयर यानी दैट इज 2024 इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद आयरलैंड। तो आयरलैंड के साथ में हमारे 75 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हो चुके हैं। तो और इसके बाद साथ में जो ज़रूरी चीज़ आ सकती है कि केविन केली जो है ये एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर ऑफ आयरलैंड टू इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ जान लेनी है। और सेंट पैट्रिक्स डे कब मनाया जाता, मतलब सेंट पैट्रिक्स डे किन 2 देशों के बीच में, किन 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में, किन 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। तो दैट इज़ इंडिया एंड आयरलैंड। तो इंडिया एंड आयरलैंड के इस बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 साल पूरे हो गए हैं। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट पैट्रिक्स डे, इंडिया आयरलैंड, 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, 3 थिंग्स। फिर इसमें कुछ है नहीं, मतलब ये रीजनल चीज़ों को कवर किया गया। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, देन हरियाणा, फिर देन केरला। इसमें कुछ है नहीं, रिलेवेंट न्यूज़ है नहीं। फिर इसमें आ जाता है जो कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल फ्रंट की हैं, उन पे भी हम लोग उनको भी कवर करेंगे। तो पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट थे महमूद अब्बास ने, इन्होंने एक जो इनके लॉन्ग ट्रस्टेड इकोनॉमिक एडवाइज़र थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो ये एक इंटरनेशनल फ्रंट पे जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट थे कौन, महमूद अब्बास, इन्होंने अपने लॉन्ग ट्रस्टेड इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनको प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दिया है पैलेस्टीन का। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पीस की तरफ हम लोग आएंगे, वो है नेतन्याहू अप्रूव्स प्लान फॉर आर्मी ऑपरेशन इन गाजास पैक्ड रफा। तो रफ़ा का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? रफ़ा जो था वो लास्ट मेजर पॉपुलेशन सेंटर था जहाँ पे
इसराइल ने अटैक नहीं किया था। तो इस वजह से रफ़ा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब से इसराइल और गाज़ा में ये पैलेस्टीन वाला पूरा इशू चल रहा है, तो ये एक इकलौती ऐसी जगह बची थी जहाँ पे अभी तक इसराइल ने वॉर नहीं किया था, इसराइल ने अटैक नहीं किया था। बट नेतन्याहू की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आर्मी ऑपरेशन रफ़ा में भी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आप लोग याद रखिएगा, रफ़ा, जहाँ पर ये जो लास्ट पॉपुलेशन सेंटर था पैलेस्टीन का, यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है। तो एक और छोटा सा न्यूज़ अडानी को लेकर के ही है, गौतम अडानी। तो इस बार क्या हुआ है कि श्रीलंका में अडानी ग्रुप एक पावर प्रोजेक्ट बना रहा था, और तो उस पावर प्रोजेक्ट की वजह से कहिए तो विंड पावर प्रोजेक्ट की तरफ से जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले कोस्टल रीजन में जो लोग रह रहे थे, जहाँ पे बेसिकली ये पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला था, वहाँ पे एक जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज बताए हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बनने के बाद क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है, और इस चीज़ के ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। दो चीज़ें याद रखनी है कि इट वॉज अ पावर प्रोजेक्ट, विंड पावर प्रोजेक्ट बाय अदानी ग्रुप इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ श्रीलंका। और वहाँ के लोग इसका इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा इसके खिलाफ क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस पावर प्रोजेक्ट के बनने के बाद में आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुँचेगा, और वहाँ का जो लोकल कल्चर और लाइवलीहुड है उसको भी ये पावर प्रोजेक्ट अफेक्ट करेगा। इसलिए वहाँ के लोग इस पर कंसर्न दिखा रहे हैं। तो ये अब अगला न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे, रशियंस वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट होल्ड्स लिटिल सस्पेंस और नो सस्पेंस, ये हमको कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल के दिन रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो दिन है वो लास्ट डे है। तो कल ये कंक्लूड हो जाएगा, तो कल हमें पता चलेगा दैट द रशियन इलेक्शन होल्ड्स लिटिल सस्पेंस और नो सस्पेंस। तो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो वो है कि इंडिया ने जो ईवीज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी थी वो पहले 70 से 100% के बीच में हुआ करती थी। जो ईवीज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी का विंडो था वो 70 टू 100% हुआ करता था। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उस विंडो को जो है वो 15% पे लेकर के आ गई है। तो पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी 70 से 100% के बीच में हुआ करती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, अब वो 15% हो गई है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इस स्टेप से क्या होगा कि इस स्टेप से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टेस्ला की एंट्री जो है इंडियन मार्केट में वो बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेस्ला को भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ गवर्नमेंट को कम देनी पड़ेंगी। पहले 70 से 100% के बीच में थी, अब वो 15% है। यानी अगर पहले किसी कार की वैल्यू 40 लाख रुपीज़ थी और वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थी और वो यूएस से इंपोर्ट होकर के इंडिया में आ रही थी, तो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूएस में 40 लाख रुपए था, तो इंडिया में आते आते उस कार की कीमत इंपोर्ट ड्यूटी लग जाने के बाद 68 से 80 लाख रुपए के बीच में हो जाया करती थी। तो उस पर गवर्नमेंट ने अब जो है इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% तक का जो कैप है वो लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि टेस्ला की एंट्री जो होगी वो इंडियन मार्केट में बहुत इजी हो जाएगी। पर इसके पीछे एक कहिए तो एक सर्टेन कंडीशन है या कहिए क्राइटेरिया है जो कंपनीज को फुलफिल करना होगा। वो क्राइटेरिया वो क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि गवर्नमेंट जो मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको मिनिमम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा इंडिया में टू गेट दिस बेनिफिट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है क्या कि पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी 70 से 100% के बीच में हुआ करती थी, अब वो 15% हो गई है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, यू हैव टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ $500 मिलियन इनटू इंडियन मार्केट। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में जो अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है ये कि आईसीसी ने जो स्टॉप क्लॉक रूल था उसको परमानेंट कर दिया ओडीआई और टी20आई दोनों के लिए। तो इसमें स्टॉप क्लॉक रूल बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई एक ओवर ख़त्म हुआ है तो दूसरे ओवर को 60 सेकेंड के अंदर स्टार्ट करना है।
तो दैट इज़ द स्टॉप क्लॉक रूल। अब ये ODI और T20Is में परमानेंट हो गया है, और ये T20 वर्ल्ड कप जून 2024 में जो होने वाला है उसके बाद से ODI में भी परमानेंट हो जाएगा। So yeah, we have no other important news in today's The Hindu. With this, we have finished the news analysis of 16th of March 2024, and we'll see you tomorrow. Goodbye.